आप कुछ डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हो और उसे रिमूव करते हो तो उसके रिमूवल पे बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश कर रही है। किस प्रॉपर्टी की वजह से? इलास्टिसिटी की वजह से। मोटे वायर को तोड़ना है तो वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मटेरियल मान लो वही है, फिर भी ज्यादा फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि वो वायर मोटा है। आपका चाहे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी रहेगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगी। ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है। इलॉन्गेट करने वाला फोर्स है कुछ 100 न्यूटन है और वो दोनों तरफ से लग रहा है। इधर भी 100 लगेगा, इधर भी 100 लगेगा और हर रॉड को यही फोर्स महसूस होगा। तो हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस रफ्तार सीरीज में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और इसका है लेक्चर नंबर 1। और मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई हाजिर हूं आपके सामने। आज इस लेक्चर की हम करने जा रहे हैं शुरुआत, और हम इसमें बात करेंगे स्ट्रेस की, स्ट्रेन की, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। और सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो है दो चीजें जिनको हम समझेंगे, एक इलास्टिसिटी और एक प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिक बिहेवियर सभी को पता होगा क्या होता है। जैसे अगर मैं किसी भी एक रबर बैंड की अगर हम बात करें, है ना, इलास्टिक नाम सुन के ही सबसे पहले हमारे दिमाग में जो छवि आती है वो आती है रबर बैंड की। जैसे ही आप उसको खींचते हो, आप फोर्स लगाते हो तो वो खिंच जाता है, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब यही है कि अगर आप कुछ डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हो और उसे रिमूव करते हो तो उसके रिमूवल पे बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश कर रही है। किस प्रॉपर्टी की वजह से? इलास्टिसिटी की वजह से। सिमिलरली अगर कभी आपने देखा हो, कभी जैसे खुमार जो होता है वो चिकनी मिट्टी से जो है अलग अलग शेप्स बना लेता है, या अगर आपने चिकनी मिट्टी कभी हाथ में ली हो, है ना, या अगर मान लो घर में रोटी बनाते हैं तो वो आटा जो रहता है, तो आपने देखा होगा कि आटा खैर परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर नहीं शो करेगा, लेकिन अगर आपने देखा हो कि आप उसको प्रेस करते हो तो वो दबा ही रह जाता है। आपने उसको प्रेस किया उस आटे को तो वो दबा ही रह जाएगा, वो वापस से अपने शेप को रीगेन नहीं कर पा रहा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाता है, इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब आटे वाले केस में अगर वो घर में जो हम रोटी बना रहे हैं तो उस टाइम पे जो गीला आटा होता है, तो उसको जब आप प्रेस कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि जब आप हाथ हटाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो, कई बार थोड़ा सा वो रिफॉर्म करता है लेकिन पूरी तरीके से वो रिफॉर्म नहीं कर पाता। तो हम कहेंगे कि यार इसमें पार्शियली इलास्टिक प्रॉपर्टी भी है और पार्शियली प्लास्टिक नेचर भी है, कि वो पूरी तरीके से रिफॉर्म भी नहीं कर पा रहा और पार्शियल रिफॉर्मेशन भी हुआ। क्लियर है ये बात? इसी तरीके से अगर आप चिकनी मिट्टी की बात करोगे तो खैर वहां पर तो आप कह सकते हो कि इट इज क्लोज टू प्लास्टिक बिहेवियर, है ना, वहां पे मतलब प्लास्टिक बिहेवियर वो शो कर रही है। अब अगर हम आगे बात करें, सबसे पहली चीज अपने पास ये है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स कुछ खास नहीं, जो फोर्स आप लगा रहे हो और जिस फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन आ रहा है उस बॉडी में, उस फोर्स को हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अब फोर्स अगर आप हटा लोगे तो क्या होगा? रिफॉर्मेशन स्टार्ट होने लगेगा, बॉडी अपने शेप को रीगेन करने लगेगी। अगर बॉडी अपने शेप को पूरी तरीके से रीगेन कर लेती है तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्या रियल लाइफ में परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एग्जिस्ट करती है? तो जवाब है जी नहीं, ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। कुछ ना कुछ, भले ही वो ना के बराबर डिफॉर्मेशन ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन रह ही जाएगा। अपने ओरिजिनल शेप में कोई भी बॉडी पूरी तरीके से नहीं आ पाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई कहे कि सर देखो मैं इस पेन को है ना ऐसा प्रेस कर रहा हूं, तो ठीक है सर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस पे डिफॉर्मेशन आ गया होगा और जैसे ही अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं तो ये अपने नेचुरल लेंथ पे आ जा रहा है। फिर भी हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे यहां पर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह गया होगा। लेकिन हाँ, साथ ही साथ क्योंकि वो बहुत ही कम डिफॉर्मेशन ही रहा होगा, तो हम कहेंगे कि हाँ यार, इस केस में इसने एकदम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की जैसा बिहेव किया है। फिर अगर कोई हमारे पास एक ऐसी बॉडी हो जिसको हमने डिफॉर्मेशन लाए फोर्स लगा के, और फोर्स हटाने के बाद वो बिल्कुल भी अपने शेप को रीगेन नहीं कर रही है, तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, अगेन परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में आप इसको नहीं देखेंगे। अब आप कहोगे अरे सर आपने वो चिकनी मिट्टी का एग्जांपल दिया, सर चिकनी मिट्टी में हम उसको अगर प्रेस करेंगे तो वो दबी रह जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या पता हल्का फुल्का जो है रिफॉर्मेशन हुआ ही होगा, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही हुआ। हाँ,
हम बोलने में कह देंगे कि यार इसका बिहेवियर इट्स जस्ट लाइक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, है ना। तो आप ये ध्यान रखें कि हल्का फुल्का डिफॉर्मेशन जो है रह ही जाएगा किसी भी बॉडी की अगर आप बात करो, या कोई भी बॉडी आप ऐसी नहीं ढूंढ सकते जो बिल्कुल भी रिफॉर्म ना करे, थोड़ा बहुत रिफॉर्मेशन तो होगा ही होगा। तो आप क्लोज टू परफेक्टली प्लास्टिक या क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक कह सकते हो आप। अब बात ये आती है कि मान लीजिए किसी भी बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक पतली सी एक रॉड ली, आयरन की या मेटल की रॉड ली, इतनी पतली है कि आप उसको आसानी से बेंड कर सकते हो, ठीक है। या एक वायर मान लो, एक वायर ले लिया तुमने जो अभी स्ट्रेट है, तुम अगर उस वायर पे थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, मान लो इधर से पकड़ा और उसको ऐसा तुमने बेंड किया, वायर को थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, जैसे मान लो तुमने क्या किया, एक मेटल स्ट्रिप ले ली तुमने ऐसे, तो यहां से फिक्स्ड है, इस स्ट्रिप को तुमने क्या किया, इधर से फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये स्ट्रिप जो है थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाएगी, है ना। अब ये जैसे ही बेंड होगी, तुम जैसे ही फोर्स हटाओगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करने लग जाएगी, और वाइब्रेट करते करते वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो यहां मैं क्या बोलूंगा कि यार ये मेटल स्ट्रिप को मैंने ऐसा बेंड किया, ये बेंड भी हुई, लेकिन वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। क्यों? क्योंकि जो भी मैंने फोर्स लगाया वो इसकी इलास्टिक लिमिट में था। तो मेटल ने भी इलास्टिक बिहेवियर शो किया, और वो फोर्स जो था वो ऐसा लगाया मैंने कि वो इसके इलास्टिक लिमिट में था। लेकिन अगर मैं इस फोर्स को बहुत ज्यादा लगा देता हूं, बहुत ज्यादा लगा सकता हूं देता हूं, तो हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जाए कि ये हमारे पास जो ये मेटल स्ट्रिप है ये परमानेंटली बेंड ही रह जाए, या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा बेंड और थोड़ा सा खुले फिर। तो बात यह है कि एक ही बॉडी इलास्टिक बिहेवियर भी शो कर सकती है और प्लास्टिक बिहेवियर भी शो कर सकती है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर आप फोर्स लगा रहे हो तो वो बिहेवियर कैसा शो करेगी, इलास्टिक। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे तो उसका इलास्टिक बिहेवियर जो है वो लूज करने लग जाएगा, और उसमें प्लास्टिक बिहेवियर जो है वो डोमिनेट करने लग जाएगा, और एक लिमिट आते आते इतना हो जाएगा कि उसमें फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन रह ही जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, एक ही बॉडी में आपको इलास्टिक बिहेवियर भी दिखेगा, प्लास्टिक बिहेवियर भी दिखेगा, डिपेंड करता है कि वो लिमिट क्रॉस हुई है कि नहीं हुई है। क्लियर? अच्छा, अब सर वो लिमिट कितनी होती है? भाई वो मटेरियल टू मटेरियल वैरी करेगी, मटेरियल टू मटेरियल जो है वो चीज वैरी करेगी। कुल मिला के हमने ये समझ लिया कि मतलब क्या है प्लास्टिसिटी का और मतलब क्या है इलास्टिसिटी का, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया ये इलास्टिसिटी है किस वजह से। तो ये जितनी भी कहानी लिखी हुई है वो कहानी सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रही है कि अगर दो एटम्स आपके पास हैं, ऑब्वियसली उनके बीच में कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन है, और ये बॉन्ड बिहेव करता है एकदम स्प्रिंग के जैसे। जब आप इसको क्या कर रहे हो, इन दो एटम्स को पास लाना चाहते हो, तो ये बॉन्ड क्या करता है, उनको वापस अपने नेचुरल जो सेपरेशन था उसी पे भेजने की कोशिश करता है। वहीं अगर आप इसको दूर ले जाना चाहते हो तो वो उसको पास लाने की कोशिश करता है। तो इलास्टिसिटी की जो वजह है वो वजह है क्या, द बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड चाहता है, क्योंकि बॉन्ड की इस सेपरेशन पे जो बॉन्ड लेंथ है वहां पे एनर्जी लोवेस्ट होती है। तो अगर आप सेपरेशन बढ़ाओगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी, सेपरेशन कम करोगे तो भी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो क्या चाहता है कि वो उसी सेपरेशन पे लोवेस्ट एनर्जी पे रहे, तो जस्ट बिहेव करता है कि स्प्रिंग की जैसे, और यही है कॉज किसका, इलास्टिसिटी का। क्लियर है ये बात? तो अब हम यहां से सबसे पहले बात करने जाएंगे कुछ चीजों की, जिसमें पहला जो टॉपिक है अपना वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है कि जब भी आप फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्वियसली एक डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया, तो बॉडी भी अपना रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। जैसे अगर मान लो मैं एक स्प्रिंग को कंप्रेस अगर कर देता हूं, तो बॉडी भी क्या करेगी, एक अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो स्ट्रेस जो है वो इसी रीस्टोरिंग फोर्स के पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, देन इक्वल रीस्टोरिंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इज डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी। आप इस रॉड को खींचना चाहते हो तो रॉड अंदर की तरफ एक टेंसाइल फोर्स क्रिएट कर लेगी। आप इस रॉड को कंप्रेस करोगे तो रॉड इस तरफ फोर्स लगाने लग जाएगी, इसको कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो वही रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्ट्रेस। अब तुम बोलोगे कि सर जी ठीक है स्ट्रेस कहा जाता है, लेकिन आप ये बताओ कि थोड़ा सा समझाओ इसको, ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो क्लैरिटी आएगी अब, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
क्योंकि फोर्स जो है वो अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है, जिसमें पहला तरीका क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास क्या है, एक रॉड है। आपने कहा ठीक है, हाँ रॉड तो है, दिख तो रही है। मैंने कहा यार इस रॉड के ऊपर अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं कुछ इस टाइप का, तो मैं इस रॉड को क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस रॉड को कंप्रेस करना चाह रहा हूं, है कि नहीं। मैं इस रॉड को जो है कंप्रेस करना चाह रहा हूं, तो अलोंग द लेंथ या ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर में फोर्स लगा रहा हूं। जो रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर में फोर्स लगा रहा हूं। ऐसे फोर्स को हम कहते हैं भाई ये कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया, ये वाला फोर्स पर यूनिट एरिया इज व्हाट इट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कि फोर्स जो है वो मैं कैसा लगा रहा हूं, वो लगा रहा हूं मैं लेंथ के अलोंग। तो अगर आप लेंथ के अलोंग फोर्स लगा रहे हो, या ढंग से बात करें तो वो जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स का वो परपेंडिकुलर वैल्यू और अपॉन एरिया, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। किसी भी एरिया पे अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है तो आप फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढेंगे। यहां तो फोर्स लगी इस डायरेक्शन में रहा है। दूसरी बात यह कि अगर आपके पास मान लो फोर्स आप कुछ इस टाइप से लगाते हो, इस डायरेक्शन में फोर्स आप कुछ ऐसा लगा रहे हो, तो ये जो फोर्स है आपका, ये कैसी स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देगा, ये टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। इस रॉड को लग रहा है कि इसको खींचा जा रहा है, तो यहां टेंशन क्रिएट हो जाएगी, तो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगेन क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर है एरिया के, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट काम में लिया जाएगा। तो स्ट्रेस हम बोलेंगे F बाय ए। तो चाहे आप कंप्रेसिव की बात करें कि आप टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें, वो रहेगा हमेशा यही F बाय ए। एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको फोर्स का ढूंढना है, ठीक है। तो मटेरियल जो होता है उनकी जो स्ट्रेंथ डिफाइन होती है, वो डिफाइन होती है किससे, स्ट्रेस से, ना कि फोर्स से। जैसे कि मान लो कोई वायर है, तो वायर कितने फोर्स, किस किस फोर्स को लगाने पर वो टूटेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करती है स्ट्रेस। जैसे थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि मान लो अगर आपने एक वायर लिया, ठीक है, जो पतला है, और दूसरा वायर लिया जो काफी मोटा है, तो आपको ये समझ में आता होगा कि सेम मटेरियल का एक पतला वायर लेते हो और सेम मटेरियल का एक मोटा वायर लेते हो, पतले वायर को तोड़ने में आपको कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि यार मोटे वायर को तोड़ना है, तो वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मटेरियल मान लो वही है, फिर भी ज्यादा फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि वो वायर मोटा है। इसका मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ को कौन डिसाइड कर रहा है, स्ट्रेस। तो अगर आपको ये बताना है कि भाई ये मटेरियल कितना स्ट्रांग है, तो आप उधर फाइंड कीजिए ब्रेकिंग स्ट्रेस, ना कि फोर्स, ठीक है। तो मटेरियल कौन सा स्ट्रांग होगा, जिसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा होगी, भाई ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस पे वो टूटे। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो डिसाइड करेगा यहां पर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को। तो कभी भी मटेरियल किस पे टूटेगा किस पे नहीं टूटेगा वो चेक करने के लिए हम हमेशा क्या निकालते हैं, स्ट्रेस निकालते हैं, ठीक है। तो यहां इस बात को ध्यान रखना है कि चाहे आप वायर पतला ले लो या वायर मोटा ले लो, अगर इन दोनों वायर को तोड़ना है तो आपको सेम स्ट्रेस डेवलप करनी होगी, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो मोटाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो हमने यूनिट एरिया के लिए डिसाइड किया है। वो हमने किसके लिए डिसाइड किया, यूनिट एरिया के लिए। तो इसलिए कभी भी वायर की स्ट्रेंथ जो मेजर होती है वो मेजर होती है किससे, स्ट्रेस से, ब्रेकिंग स्ट्रेस से। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हो गया, वो स्ट्रेस जो किसी वायर को तोड़ देगी। तो जैसे यहां पर आपको क्या कहा गया है, इफ एफ फोर्स इज नीडेड टू ब्रेक अ कॉपर वायर हैविंग रेडियस आर। आपको कहा जा रहा है कि भाई एक कॉपर वायर है जिसका रेडियस कितना है, आर, और इस कॉपर वायर को तोड़ने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, एफ। इसका मतलब इस कॉपर की जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, वो कितना आएगा, एफ बाय ए। अब कह रहा है आपको वहीं अगर मैं एक कॉपर वायर लेके आता हूं जिसका एरिया कितना है, इसका रेडियस है 2r, इसका मतलब इसका एरिया है 4a, तो ये 4 गुना इसका एरिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस वायर को तोड़ने के लिए कितना फोर्स लगेगा। उम्मीद करता हूं आप बड़े आसानी से इधर निकाल लोगे। जितना ब्रेकिंग स्ट्रेस इधर चाहिए उतना ही ब्रेकिंग स्ट्रेस यहां भी चाहिए, तो हम सीधे सीधे कह देंगे एफ बाय ए जो थी यहां की ब्रेकिंग स्ट्रेस, वही ब्रेकिंग स्ट्रेस यहां भी डेवलप होनी चाहिए, और यहां से बड़े आसानी से हम
यहां से बड़ी आसानी से हम कह देंगे कि F डैश इज इक्वल्स टू 4F। बहुत ही सिंपल तरीके से आपका जो है ये नया फोर्स जो इस मोटे वायर को तोड़ने के लिए काम में आएगा वो इतना है। ठीक है, तो यहां इस तरीके से आप जो है ये बड़े इजीली स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात को समझना कि स्ट्रेस की अगर मैं बात कर रहा हूं, भाई मैंने कहा ये कि ये एक रॉड थी और मैंने यहां फोर्स लगाया F, यहां फोर्स लगाया F। तो अगर आप पूछते हो कि सर ये स्ट्रेस डेवलप कहां हो रही है, तो यार स्ट्रेस जो है वो तो हर एरिया पे डेवलप हो रही है, हर एरिया खिंचा हुआ महसूस करेगा। जैसे इस एरिया को लगेगा कि इसको इधर खींचा जा रहा है, इस एरिया को लगेगा इसको इधर खींचा जा रहा है। अगर आप कोई बीच में कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हो तो वो क्रॉस सेक्शन को क्या लगेगा कि उसको जो है इधर खींचा जा रहा है और इधर भी खींचा जा रहा है। आई बात समझ में? तो यहां पर स्ट्रेस तो हर एरिया पे डेवलप होगी। जैसे अगर मान लो आपको क्या करना है, यहां पर स्ट्रेस निकालनी है, इस वाले पर स्ट्रेस निकालनी है, तो आप क्या करो, इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो पता करो। तो हमने यहां क्या किया, जैसे कि इतने एक्स को मैंने देखा, तो ये एफ, और यहां पर कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट हो गई होगी। क्या अगर मैं दोनों फोर्स लगाता हूं एक रॉड पे तो ये एक्सेलरेट करेगी? नहीं करेगी। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? बोलोगे सर इसका एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब यहां पर इस हिस्से को भी देखोगे तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये टेंशन कितनी आएगी? ये टेंशन आएगी है आपकी F। तो इस रॉड में हर एरिया पे कितना टेंशन डेवलप हो जाएगी? F। तो अगर आपसे स्ट्रेस पूछता है इस रॉड के किसी भी एरिया पर, वो आ जाएगा F/A। बहुत ही सिंपल से शब्दों में आप ये जवाब दे सकते हो। अब इसी के साथ आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर अगर ऐसा ऐसा है, आपने कहा कि वो इक्विलिब्रियम पे रहता है, तो अगर मैं दूसरे एंड पे फोर्स ना लगाऊं, एक एंड पे फोर्स लगाऊं, अब बताओ आप अब क्या होगा? भाई पहले तो क्या था, दोनों जगह से फोर्स लग रहा था तो हर एरिया पे सेम स्ट्रेस आ गया, है ना सर? अब आप सर ये बताओ, अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा? तो क्या यहां पर भी हम स्ट्रेस की बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप स्ट्रेस की बात कर सकते हो। आपको स्ट्रेस निकालना है तो आपको टेंशन या वो जो भी कंप्रेसिव फोर्स होगा वो निकालो और एरिया से डिवाइड कर दो। जैसे कि यहां पर अगर ये रॉड है, इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, इस केस में इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? वो आएगा F/m। मैंने मान लिया है कि ये कैसी है, स्मूथ। एक्सेलरेशन इतना आएगा। तो आप अब वीडियो को पॉज करके जरा सॉल्व करें कि यहां पे स्ट्रेस कितनी डेवलप हो। मतलब ये मैं सोच के चल रहा हूं कि आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, है ना, वीडियो को पॉज करके। और यहां पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसानी से आप ये कह सकते हो, अगर मुझे यहां पे स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ है ये निकालना है, मैंने क्या किया, इतने एलिमेंट को देखा। ये एलिमेंट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है कितने से? वो एक्सेलरेट कर रहा है F/m से। और जो है यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं कितना? मैं नहीं, रॉड जो है वो खींच रही है इसको। भाई ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इसको कौन खींच रहा होगा? इसको ये वाली रॉड खींच रही होगी। कितने फोर्स थे? कुछ T से। T इज इक्वल्स टू इसका मास जो आ जाएगा m/l इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन जो आ जाएगा F/m। अगर ये नहीं समझ में आता है तो भाई मैं इसको अभी m डैश बोल देता हूं, तो आप बोल देंगे m डैश इंटू a, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m डैश? इट इज m/l इंटू x इंटू F/m। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर से जो ये फोर्स आएगा वो आएगा Fx/l। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अब स्ट्रेस बताओ, स्ट्रेस बड़ी आसानी से निकल सकता है, और वो कितना आएगा? वो आएगा फोर्स अपॉन एरिया, जो कि आ जाएगा Fx/l/a। खत्म। तो आपको साफ दिख रहा है कि यहां पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो फोर्स बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे एक और सवाल देखते हैं। तो इसमें मैंने क्या कहा कि आपको स्ट्रेस निकालना है। एक रॉड दी गई है, तो फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स है ये रॉड का खुद का मास है और इसको ऐसा हैंग किया हुआ है। तो आप जानते हो कि यार यहां पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेंशन इस रॉड में बढ़ेगी, क्योंकि खुद के वेट की वजह से यहां पे टेंशन डेवलप हो रखी होगी।
तो अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेस निकालना है तो मैंने क्या किया, मैंने इतने हिस्से का एफबीडी बना लिया। तो इस हिस्से को ऊपर की बची हुई रॉड ऊपर की तरफ ऐसा फोर्स लगाएगी, खींचेगी, और नीचे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इसके मास की वजह से, जो आ जाएगा m/l इंटू एक्स इंटू। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो आप कह सकते हो कि ये आ जाएगा m/l इंटू एक्स इंटू जी। और स्ट्रेस जो आपकी आ जाएगी, अगेन अगर आपको एरिया गिवन है a, तो स्ट्रेस बड़े आसानी से आप लिख सकते हो mx/LA। अगेन अगर आपसे कोई पूछे कि भैया स्ट्रेस सबसे ज्यादा का है, तो यहां स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। इस तरीके से आप जो है स्ट्रेस निकाल सकते हैं। बस तरीका ये रहेगा कि आपको फोर्स फाइंड आउट करना है एरिया के परपेंडिकुलर, जिस एरिया की बात हो रही है उस एरिया के परपेंडिकुलर। क्लियर? और उस एरिया से फिर उस फोर्स को डिवाइड कर देना है। अब यहीं पे ये तो हो गया अपना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब हम बात करने जा रहे हैं टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये क्या होता है कि अगर आप एरिया के पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है कि एक ये ट्यूब ले लो या एक बॉक्स ले लो, तो हमने एक इस टाइप से एक ये ब्लॉक्स यहां पे जमीन पे या किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ये बॉक्स जो है वो किसी सरफेस पे ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये फिक्स्ड है। ये बॉक्स यहाँ नीचे से कैसा है, ये फिक्स्ड है। अब मैंने क्या क्या किया, मैंने यहां से इस पे एक फोर्स लगाया पैरेलल टू द सरफेस, इस पे ऐसे फोर्स लगाया। अब वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे कि वो कितना डिस्प्लेस होगा, लेकिन कोई सा भी मटेरियल लिया हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यहां पर शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। ये क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइड कर जाएगा। अब जो आपको शेप दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, अरे कुछ ऐसा और ऐसा। अब यहां पर थोड़ा ये इस टाइप से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो बुक है, एक बुक के पेजेस है, आपने ऊपर से फोर्स लगाया तो बुक क्या हो जाएगी, थोड़ा ऐसा झुक जाएगी, अगर तुम समझ पा रहे हो। जैसे कि खैर यहां से तो ये बाइंड हो रखी है, लेकिन जैसे ये जो था, तो मैंने क्या किया, अभी ऐसे रखा हो तो मैंने इधर से फोर्स लगाया, तो क्या होगा कि नीचे वाला तो फिक्स है, ऊपर वाले थोड़े से आगे चले जाएंगे, वो वाला फेस जो है वो थोड़ा आगे चले जाएगा। तो यहां जो ये स्ट्रेस डिफाइन होता है, इस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, ये स्ट्रेस इस तरीके से डिफाइन होता है कि फोर्स का एरिया के पैरेलल कंपोनेंट, यहां तो सारा का सारा फोर्स ही पैरेलल है, अपॉन एरिया। तो यूनिट जो आएगी स्ट्रेस की वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी। तो यहां तक मेरे हिसाब से बातें एकदम क्लियर होंगी। तो इस तरीके से आप टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस निकाल सकते हो। तो शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस जब आप फोर्स लगाओगे एरिया के पैरेलल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो कब आएगा, जब आप फोर्स लगाओगे एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां पर फिर इसके बाद बारी आती है बल्क स्ट्रेस की। तो बल्क स्ट्रेस में क्या होगा कि कोई भी अगर एक बॉडी है तो आप चारों तरफ से उस पर अगर एक फोर्स लगा रहे हो, चारों तरफ से आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां अगर मैं कोई सा भी एक एरिया उठा लेता हूं, ये कैसा फोर्स है, चारों तरफ से लग रहा है, बल्क मतलब पूरे वॉल्यूम पे लग रहा है। तो अगर मैंने कोई सा भी एक एरिया उठा लिया, ये डेल्टा ए, यहां से जो आपका बल्क स्ट्रेस आएगा वो आएगा कैसा, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन दिस एरिया। दिस इज एक्चुअली व्हाट बल्क स्ट्रेस। इसको आप प्रेशर भी कह सकते हो जो चारों तरफ से लग रहा है। जैसे अगर मान लो मैं कोई बॉडी रखूं, तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बल्क स्ट्रेस। चारों तरफ से बल्क मतलब, अब तुम कहोगे सर इसमें और पहले में क्या डिफरेंस है, वो भी तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही था, वो सिर्फ दो जगह से लग रहा था, ये एक जगह से लग रहा था, ये चारों तरफ से लगेगा, तो इसको हम कहेंगे क्या, बल्क स्ट्रेस है। क्या ये बिल्कुल वही प्रेशर ही है, ठीक है। तो हमने बात कर ली कि अगर आप लेंथ के अलोंग लगाओगे, एरिया के परपेंडिकुलर लगाओगे, सॉरी एरिया के पैरेलल लगाओगे, या फिर चारों तरफ से पूरे वॉल्यूम पे जब फोर्स लगाओगे, तो तीन टाइप से हमने स्ट्रेस को जो है वो डिफाइन किया है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस सवाल की। सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में कुछ कहा गया है कि यार आप जो है फोर्स लगा रहे हो इसको कुछ ऐसा, और ये यहां से रिजिड है, ये फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन दिस फिक्स्ड ब्लॉक। बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ खास है ही नहीं। ये एरिया आपको ए दिया है तो आप फोर्स का कंपोनेंट निकालिए, ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपका कितना,
एफ साइन थीटा, तो जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ जाएगी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ साइन थीटा बाय ए। और इसी तरीके से अगर आप बात करोगे टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस की, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ कॉस थीटा बाय, डिपेंड करता है थीटा क्या दिया गया है, यहां ये दिया गया है तो इसके हिसाब से ये जवाब रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल क्या कहा गया आपको इसमें, कि बार ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट टेंसाइल फोर्स एफ एट इट्स एंड्स, कंसीडर अ प्लेन थ्रू द बार मेकिंग एन एंगल थीटा विद अ प्लेन एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई एक प्लेन ऐसा कंसीडर करो, यहां से थीटा एंगल बना रहा है, ये एरिया हम कह रहे हैं कितना, ए। आपसे यहां पूछ रहा है कि फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस एट दिस प्लेन इन टर्म्स ऑफ एफ ए एंड थीटा। इस प्लेन के ऊपर, ये वाला जो प्लेन था, इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस आपको निकालनी है, शियरिंग स्ट्रेस भी आपको निकालनी है। अब अगर मैं ये डॉटेड वाले प्लेन की बात कर देता तो मामला एकदम आसान था, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। आज फोकस बहुत ज्यादा हिला हुआ है। चलो जैसा भी है, हम क्या बोल रहे हैं कि हमें इस प्लेन की बात करनी है, इस प्लेन की, इस पे कितना स्ट्रेस और स्ट्रेन लग रहा है। ठीक है यार, सबसे पहले तो क्या करें कि हम ये एरिया निकालें कि ये एरिया कितना आएगा। इस एरिया को अगर मैं ए डैश बोलता हूं तो आपको समझना होगा कि इस एरिया का ही कंपोनेंट जो है ये वाला एरिया आ रहा है, इस एरिया का कंपोनेंट ये वाला एरिया आ रहा है, तो ये जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ए डैश कॉस थीटा। आई बात समझ में, इस एरिया का ये कंपोनेंट आ जाएगा आपका ए डैश कॉस थीटा। अब बात ये है कि ए डैश कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी गई है ए डैश कितना आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा ए बाय कॉस थीटा, क्योंकि हमें ये एरिया ए दिया हुआ है ना कि ये, तो इसको मैंने ए डैश बना तो इसका कंपोनेंट इधर आ रहा है ए डैश कॉस थीटा जो कि ए है, तो ए डैश आ गया ए बाय कॉस थीटा। अब क्या करा जाए, अब यार कुछ नहीं, एफबीडी बनाया जाए, और तो क्या, एफबीडी बनाया हमने। एफबीडी बनाने के बाद अगर आप देखोगे यहां से आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा ये आपका फोर्स आया कुछ एफ, और अगर ये रेस्ट पे है, ये इक्विलिब्रियम पे है जो कि है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कैसा आएगा, वो आएगा ऐसा। सिंपल सी बात है भाई, एनएलएम लगा रहा हूं मैं, आपने इधर खींचा तो इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा, इतने हिस्से को मैं देख रहा हूं। अब ये अगर एंगल आपका थीटा है, यहां से आपको समझना होगा ये एंगल जो आएगा वो भी आपका कितना आएगा, थीटा आएगा। कैसे, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है तो ये थीटा आ जाएगा। भाई देखो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी कितना 90 माइनस थीटा, अल्टरनेट, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा थीटा। साफ साफ मुझे यहां से दिख रहा है कि दिस एंगल इज व्हाट, इट इज थीटा। इस फोर्स का एक कंपोनेंट हम इधर लिखेंगे जो कितना आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट में लिखूंगा इधर जो कि है एफ साइन थीटा। उम्मीद करता हूं आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। तो अब मुझे अगर टेंसाइल स्ट्रेस निकालनी थी, टेंसाइल स्ट्रेस के लिए काम में आएगा एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया विच इज ए डैश, ये आ जाएगा अपने पास एफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए डैश है ए बाय कॉस थीटा। और ऐसे यहां पे जब मैं बात करूंगा तो यहां से मैं लिखूंगा एफ साइन थीटा बाय ए डैश, एफ साइन थीटा आपने लिखा, और ए डैश जो आएगा वो आएगा ए बाय कॉस थीटा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे टेंसाइल और शियरिंग स्ट्रेस निकाल सकते हो। तो ध्यान हमेशा ये रखें कि एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स और पैरेलल फोर्स, इसकी मदद से काम बनेगा। अब हो सकता है कई बच्चों को है ना ये वाली बात, एरिया के कंपोनेंट वाली बात नहीं समझ में आई हो, उनके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर देता हूं मामला कैसे क्या रहेगा। यार अपने पास खाली पेज क्या,
तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, पहले तो एक खाली हाँ जी। तो देखो ध्यान से सुनना आप जो मैं कह रहा हूँ। मान लो मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास एक ये सिलेंडर है। बोला हाँ ठीक है, सिलेंडर आपने ले लिया। मैंने कहा यार ये सिलेंडर जो है ना, एरिया क्या होता है ना, एरिया होता है अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो होती है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ये एरिया की डायरेक्शन होगी। इस एरिया की अगर मैं बात करूंगा, ये होगा उसके परपेंडिकुलर। अगर मान लो मैं क्या करता हूं, यहां से कुछ ऐसी रेज डालता हूं, ऐसी लाइट रेज। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाली लाइट रेज तो ब्लॉक हो जाएंगी और बाकी की बची हुई लाइट रेज जाएंगी, और अगर सामने कोई दीवार है, इस सिलेंडर का शैडो बन जाएगा, और वो शैडो एग्जैक्टली इसी एरिया के जैसा आएगा। आपको ये बात समझ में आई? यहां से ये जो वेक्टर था, तो वेक्टर का इस डायरेक्शन में तो कंपोनेंट जो है वो यही का यही आया एज इट इज। अब थोड़ी सी बात को समझना। अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इस सिलेंडर को कुछ इस तरीके से काट देता हूं, ऐसा अगर इस सिलेंडर को काट दिया, तो आपको यह समझ में आना चाहिए, नाउ दिस एरिया इज ग्रेटर देन दिस एरिया ए, है कि नहीं? तो मैंने ए डैश कह दिया। लेकिन अभी भी अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूंगा, अभी भी मैं क्या लूंगा, इसका प्रोजेक्शन। अच्छा, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि सर ये तो पता नहीं आप क्या कह रहे हो, तो मैं दूसरे तरीके से बात बता देता। मैंने क्या किया, अब मैंने इसको कुछ ऐसा काट दिया। अगर आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं, इस एरिया, इधर से अगर मैंने रेज डाली, इस एरिया का शेडो भी कैसा आएगा, इस एरिया का शेडो भी एग्जैक्टली वैसा ही आएगा। इस एरिया की डायरेक्शन आप ऐसी बनाओगे, बनाओगे कि नहीं? और ये एंगल अगर आपने कहा थीटा, क्या आपको ये दिख नहीं रहा? इफ दिस इज ए डैश, देन ए डैश कॉस थीटा, मतलब इस एरिया का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट? इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू दिस। इस एरिया का इस दीवार पे कंपोनेंट इस एरिया के इक्वल आ रहा है, मतलब ये वेक्टर तो कंपोनेंट लिया, तो इसके डायरेक्शन में यही एरिया आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आप एरिया के कंपोनेंट्स भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरिया के कंपोनेंट्स भी ले सकते हो। क्लियर है? यहां से हम क्या करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेन की। हमने स्ट्रेस की बात करी, हम अब बात करने जा रहे हैं किसकी? स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या रहता है? अब देखो, जब आप स्ट्रेस लगाओगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। हो सकता है लेंथ बढ़ जाए, हो सकता है लेंथ कम हो जाए। ठीक है, आपने शियरिंग स्ट्रेस लगाया तो कुछ थीटा एंगल वो ऐसा रोटेट सा कर जाएगा। आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाया, बल्क स्ट्रेस लगाया, तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम या ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो आपने बाहर का प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है, थोड़ा सा वो एक्सपैंड हो जाएगा। प्रेशर को बाहर के बढ़ा दिया है तो वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। यहीं से हम जो है बात करने जा रहे हैं किसकी? स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन जो है वो तीन तरीके से डिफाइन होता है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शियरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शियरिंग स्ट्रेन। जो जो स्ट्रेस हमने पढ़ी, उन्हीं स्ट्रेस से रिलेटेड आपका क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एकदम सिंपल है। अगर आपके पास मान लीजिए क्या है, ये एक रॉड है, और इस रॉड पे आपने क्या किया? एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा भाई? ये रॉड एक्सपैंड हो जाएगी, है कि नहीं? आपने जैसे ही फोर्स लगाया तो कुछ ना कुछ इसमें इलॉन्गेशन आ जाएगा। अब मान लीजिए इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो थी L, और अब इलॉन्गेट होने के बाद इसकी जो लेंथ आ गई है वो आ गई है L प्लस डेल्टा L। अब तुम बोलोगे सर हर रॉड थोड़ी ना इलॉन्गेट होती है। मैंने बोला हाँ भाई, हर रॉड इलॉन्गेट नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन तो रहेगा ही रहेगा। देखने पर ऐसा लग सकता है कि सर इस पेन को मैंने खींचा तो ये तो इलॉन्गेट हो ही नहीं रहा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो इलॉन्गेशन रहेगा या कंप्रेशन रहेगा। तो बस
स्ट्रेन का मतलब सिंबल इसका ये एप्सिलॉन भी रहता है, या तो आप सीधे सीधे स्ट्रेन कह दो, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, या आप ये सिंबल यूज कर लो एप्सिलॉन एल। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन जो आपका रहेगा वो क्या रहता है, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आगे, तो वॉल्यूम स्ट्रेन की अगर आप बात करोगे, वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या कहानी आ जाएगी। वॉल्यूम स्ट्रेन में जब आपने एक बॉडी के ऊपर जिसका वॉल्यूम V है, मान लो चारों तरफ से कुछ प्रेशर लगा दिया है, जैसे ही आप चारों तरफ से कुछ प्रेशर लगा देंगे, यहां पर क्या होने वाला है, इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आ जाएगा कि भाई अभी इसका जो वॉल्यूम है कम हो गया है। आप प्रेशर हटा दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल जो वॉल्यूम था, दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिंपल। और आपको यहां से देख के ही पता लग जाना चाहिए कि आपका चाहे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी रहेगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगी। ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है। ऐसे ही यहां पर ऊपर भी मीटर है, नीचे भी मीटर है ना। तो सेम यूनिट ऊपर और नीचे है, इस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, डायमेंशनलेस या यूनिटलेस क्वांटिटी आ जाएगी। तो कुछ खास नहीं, बस वॉल्यूम में जो चेंज है उसको ओरिजिनल वॉल्यूम से कंपेयर कर लो जो नेचुरल वॉल्यूम उसकी होनी। फिर इसके बाद आती है अपने पास क्या, शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन में वही सेम कहानी की, अगर अपने पास ये एक बॉक्स है मान लो, और इस बॉक्स पे मैंने क्या किया, कुछ फोर्स लगाया, ये नीचे से तो फिक्स्ड है भाई, है ना, नीचे से ये पूरा का पूरा ऐसा फिक्स्ड है। तो जैसे ही मैंने इस पे क्या किया, फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की वजह से होता क्या है कि ये अब थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, थोड़ा सा ये डिस्प्लेस हो। अब तुम भी ये जानते हो कि यार ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा बहुत ज्यादा तो होगा नहीं, ना के बराबर ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन। थीटा को हम कहेंगे क्या, शियरिंग स्ट्रेन। तो थोड़ा सा ये ऐसा झुक जाएगा, आई बात समझ में, तो इसको हम कहेंगे शियरिंग स्ट्रेन। अब जो ये शियरिंग स्ट्रेन है आप कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि अगर मान लीजिए ये लेंथ अगर L में कहता हूं और इसको अगर मैं कुछ x कहता हूं, तो ये x L से बहुत छोटा होगा, थोड़ा सा ये आगे गया है, बहुत छोटा होगा। यहां से tan phi जो है, आप क्या लिख सकते हैं, tan phi की वैल्यू आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस x बाय L। लेकिन क्योंकि x बहुत छोटा है तो ये phi भी बहुत छोटा होगा, और phi अगर बहुत छोटा है तो आप जानते हो, अगर phi आपका स्मॉल है, phi इज वेरी वेरी स्मॉल, देन आपका जो tan phi आएगा वो लगभग लगभग phi के इक्वल ही आ जाएगा। और यही आपका क्या है, यही है आपका शियरिंग स्ट्रेन। तो हमने स्ट्रेस की बात करी, फिर हमने स्ट्रेन की बात करी, तीन टाइप के हमने स्ट्रेस देखे और तीन ही टाइप की हमने देखी क्या, स्ट्रेन। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहीं से बात आती है फिर किसकी, हुक्स लॉ की, और फिर हम साथ ही साथ डिफाइन करते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर लिमिट में किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो कुछ देर तक या कुछ लिमिट तक वो अपने इलास्टिक लिमिट को मेंटेन रखता है, मतलब वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। तो उसी इलास्टिक बिहेवियर में कुछ पोर्शन तक, कुछ लिमिट तक हमको क्या देखने को मिलता है कि जितना हम स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना ही स्ट्रेन आता है। आप जितना फोर्स लगाते जाओगे, आप खींच रहे हो, कुछ इलॉन्गेशन आया, आपने और तेज फोर्स लगाया तो और ज्यादा इलॉन्गेशन आया। तो ये देखने को मिलता है कि जो आपका ये स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है स्ट्रेन। अगर ऐसा है, ये हमेशा नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर लिमिट में होगा।
अगर ये एक पर्टिकुलर लिमिट में ऐसा फॉलो हो रहा है तो इसी को कहते हैं हुक्स। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्ट्रेन। और यहां जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो, आप यहां एक कांस्टेंट लगाते हो के, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये के की वैल्यू हमको ये बताती है कि मटेरियल कितना ज्यादा इलास्टिक है। तो ये ध्यान रखना, मोर द वैल्यू ऑफ के, more the value of K, more material is elastic। ठीक है, K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपका मटेरियल जो है वो इलास्टिक कहा जाएगा। अब हमने 3 टाइप के स्ट्रेस और 3 टाइप की स्ट्रेन पढ़ी है, तो उन्हीं 3 टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन के हिसाब से 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम डिफाइन करेंगे। पहला है अपना यंग्स मॉडुलस, जो ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल वाले केस के लिए वैलिड है। दूसरा अपना बल्क मॉडुलस, इसका सिंबल बीटा भी यूज कर लेते हैं। ये होता है अपने पास वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेन के लिए या स्ट्रेस के लिए। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो अपना रहता है शियरिंग वाले केस, जब आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन की बात आप करोगे। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप यहां से देखो हुक्स लॉ, पहली बात हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका सिंबल वाई यूज करना, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। भाई आपने रबर लिया है, स्टील लिया है, लकड़ी ली है, सीमेंट लिया है, ग्लास लिया है, अलग अलग मटेरियल के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे किसकी? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता ही है कि ये कब डिफाइंड है? भाई जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो उस वक्त लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा होगा, तो बस उसी के रेशियो को हम क्या कहेंगे? उसी के रेशियो को हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस। अब यहां इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहां मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने एक रॉड के ऊपर जिसकी लेंथ थी L, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, तो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? उसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई डेल्टा L से। पहले L थी, अब कितनी हो गई? L प्लस डेल्टा है। अगर आपसे कोई पूछे यहां कि भाई आप यंग्स मॉड्यूलस कितना लिखोगे, तो हम जानते हैं हम लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस आ जाएगा अपना F बाई ए, और स्ट्रेन जो आएगी अपनी वो आ जाएगी कितनी? डेल्टा L बाई एल, है कि नहीं? तो स्ट्रेन जो है वो आ जाएगा डेल्टा L बाई एल, और यहीं से जो है ये यंग्स मॉडुलस इस तरीके से डिफाइन होगा। अब अगर कोई आपसे पूछे यार कि इलोंगेशन कितना आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा एफ एल बाय ए डेल्टा एल। अगर कोई आपसे पूछे कि कितना इलोंगेशन आएगा, इलोंगेशन इन द रॉड इज एफ एल बाय ए वाई। ये आपको यहां से समझ में आना चाहिए। ये आपका जो है इलोंगेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहानी इलोंगेशन की जो है ये तब वैलिड है जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहे हैं, तब आप कह सकते हो कि हाँ जी साहब यही आपका इलोंगेशन आएगा। लेकिन अब अगर कोई आपसे पूछे दोनों तरफ फोर्स जो है वो अगर अलग अलग हो जाए तो क्या होगा? दोनों जगह फोर्स अलग अलग हो जाए तो क्या होगा? सर मुझे बैंक पे हाँ
तो हम क्या कह रहे हैं कि अभी हमारे पास दोनों तरफ सेम टाइप का फोर्स है, तो हो सकता है दोनों तरफ अलग अलग फोर्स आ जाए, या फिर एक ही तरफ फोर्स लग रहा हो, तो इलॉन्गेशन बताओ। जैसे किसी ने क्या पूछा कि भाई हमें तो ये बताओ कि अगर दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा था, तब तो हमें बात समझ में आ गई कि वो इलॉन्गेशन आ जाएगा एफ एल बाय ए बाय। लेकिन अगर एक ही तरफ फोर्स लग रहा है, अब बताओ इस रॉड में इलॉन्गेशन कितना आएगा। आपको ये समझना होगा सबसे पहले, अब मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता एफ एल बाई ए बाई, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स नहीं है। तो ये जो रिजल्ट है ये कब वैलिड है, जब दोनों तरफ एफ एफ फोर्स लग रहा हो। तो किसी ने कहा तो यार ऐसा कर लेते हैं कि हमको ये तो पता ही है कि ये एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में एफ बाई एम से। ऑब्वियसली ये एक स्मूथ सरफेस पे जो है इसको रखा हुआ है हमने, तो जो है हमने किस पे रखा हुआ है, एक स्मूथ सरफेस पे हमने रखा हुआ है, तो ये एक्सेलरेट तो करेगा ही करेगा इधर। तो मैंने ये कहा कि भाई अगर मान लो एक छोटा सा एलिमेंट मैं इधर लेता हूं, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, कितने दूरी पर, एक्स दूरी पर ये एलिमेंट में लेता हूं। आपको ये समझना होगा सबसे पहली बात कि यहां पे जो टेंशन आएगी और यहां पे जो टेंशन आएगी, ये एलिमेंट को ऐसा लगेगा कि इसको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। आगे वाला इसको आगे खींच रहा है, पीछे वाले को, क्योंकि ये खुद आगे खींचता है तो पीछे वाला इसको पीछे खींचेगा, एक्शन रिएक्शन से। तो इसको दोनों तरफ खींचा जा रहा है, और डेफिनेटली ये वाली टेंशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि ये मास आपका डीएम है, तो टेंशन भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि यार वो टेंशन जो है डीटी ही तो ज्यादा है। यहां मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैंने यहां कुछ डी एक्स लेंथ मानी है इसकी, तो इसमें जो इलॉन्गेशन आएगा, इस डी एक्स लेंथ का जो इलॉन्गेशन आएगा वो आ जाएगा फोर्स, जो कि है टेंशन, दोनों तरफ लग रहा है। एफ एल, एल है अपने पास डी एक्स, इसकी ओरिजिनल लेंथ, इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ, एफ एल बाय ए वाई। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई यहां पर इस एलिमेंट के बारे में बताइए, तो आप बोलोगे सर इस एलिमेंट का ओरिजिनल लेंथ तो है dx, लेकिन इलॉन्गेशन की वजह से थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया होगा, और वो कितना बड़ा होगा, एफ एल बाई ए वाई। क्या हर एलिमेंट के साथ कुछ ऐसी ही कहानी नहीं है? बिल्कुल है। तो हर एलिमेंट में यहां पर क्या हो रहा होगा कि इलॉन्गेशन वहां पर आएगा ही आएगा। तो टोटल रॉड का इलॉन्गेशन निकालना है, तो इसी को हम क्या कर देंगे, और जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा एल। अब डेल्टा एल जब मुझे मिलेगा, तो टेंशन में ऑलरेडी निकाल चुका हूं कितनी आती है, तो मैं यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसे निकालने में। चाहे मैं पीछे वाला दिखा देता हूं कि जब मैंने टेंशन निकाला था इस केस में एक्स डिस्टेंस पे एफ एक्स बाय एल, तो वो टेंशन जो है मैं रख देता हूं कहां पर, यहां एफ एक्स बाय एल। इधर आ जाएगा अपने पास dx, और इधर है a, और ये आ गया y। अब मैं इसको कर दूंगा इंटीग्रेट 0 से लेकर l तक। भाई ये रॉड 0 से लेकर l लेंथ तक की बात हो रही है, इसको करो इंटीग्रेट, तो ये एफ एल बाय ए वाई ये बाहर आया, और ये एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और लिमिट आएगी 0 से l तक। यहां पर जब आप देखोगे तो डेल्टा एल जो आएगा वो आएगा एफ एल बाय 2a/y। अब यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं जो मुझे समझ में आ रहा है। मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि जब दोनों तरफ फोर्स लगे थे तो इलॉन्गेशन इतना था, ध्यान से सुनना, और जब एक तरफ फोर्स लगा है तो इलॉन्गेशन जस्ट आधा आ रहा है। क्या मैं इससे ये कंक्लूजन निकाल लूं, एक तरफ का फोर्स इतना इलॉन्गेशन लाता है, दूसरी तरफ भी फोर्स लगा दोगे तो वो भी इतना ही इलॉन्गेशन लाएगा, तो टोटल इलॉन्गेशन हो जाएगा कितना, इतना, एफ एल बाय ए वाई। ये ट्रिक जो है आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप का सवाल देता है कोई कि बताओ भाई कि अगर अपने पास एक ये रॉड है, कहता है कि भाई ये रॉड है, इस पे यहां से तो फोर्स लग रहा है कुछ 3F, और यहां से फोर्स लग रहा है F। इसका मास है m, लेंथ है l, और यंग्स मॉडुलस है। तो आपसे पूछे बताओ इस पे इलॉन्गेशन कितना है, तुम इस फोर्स की वजह से इलॉन्गेशन बता दो, जो आएगा एफ एल बाय 2a/y।
एक फोर्स की वजह से इतना इलोंगेशन आता है और दूसरे फोर्स की वजह से भी इलोंगेशन जो आएगा FL बाय 2 सिंपल। तो यहां क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहां पर रिजल्ट आ जाएगा 4FL बाय 2a। या आप कह सकते हैं कि 2FL बाय a, दिस विल बी द इलोंगेशन। कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहां से लिख देंगे। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में एक और चीज दौड़ रही होगी, बोले सर ये इलोंगेशन की क्यों बात कर रहे हो, कंप्रेशन भी तो बताओ। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, कंप्रेशन भी देख लेते। मैंने कहा मान लो अगर यही ये वाला फोर्स कुछ ऐसे लग जाता, ये वाला तो इधर से ही लग रहा होता F, ये दूसरा केस मान लो, इसमें एक F जो है, सॉरी, एक फोर्स खींच रहा है इसको, लेकिन ये वाला जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, वो कंप्रेस कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, अब जब मैं इलोंगेशन की बात करूंगा तो ये तो बढ़ा रहा है लेंथ को, कितने से, FL बाय 2a, y से, और वो क्या कर रहा है, वो जो है वो लेंथ को कर रहा है कम। इसको लिखूंगा मैं माइनस। ओवरऑल जो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का FL बाय a। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से आप इलोंगेशन इन द रॉड्स निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक। इलोंगेशन हो, कंप्रेशन हो, तो बस इंडिविजुअल फोर्सेस को आप लेके चलिए और इलोंगेशन या कंप्रेशन आप निकाल लीजिए, ठीक है। एक सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, ये यार तुमको विजिबल ही नहीं होगा शायद, बहुत ही गजब। आज हमारे कैमरे को पता नहीं क्या हो रखा है, फोकस हिला हुआ है इसका आज। रोज तो ये थोड़ा थोड़ा ही परेशान करता था, आज तो इसने खतरनाक परेशान किया है। चलो मैं देखता हूँ, तो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमको जो है ये वाला सवाल मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे अपने को रॉड्स दी गई। तो ऐसा ये सवाल है कि डिफरेंट रॉड्स हमें यहाँ पर दी, इसमें ये B, ये C और ये D। ये वाला पॉइंट जो है इसको नाम दिया है B, और ये कितना अपने पास D। यंग्स मॉडुलस है 2.5, 4 और 1। इसका, इस रॉड का जो यंग्स मॉडुलस है वो है 2.5, का यंग्स मॉडुलस है 4, और इसका यंग्स मॉडुलस अपने को दिया गया है 1। 10 रेज़ टू द पावर है 10 की पावर 10, और ये 8, ये दिया हुआ है 10 की पावर 10, 10 की पावर 10, और 1 इंटू 10 की पावर 10। और ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। और साथ ही साथ यहां नीचे एक 10 kg का लोड हमने बांधा हुआ है इसमें। तो आपको ये समझना चाहिए कि इन रॉड के मास तो आपको नेग्लेक्ट करके चलने, यहां कुछ दिया ही नहीं उनके बारे में, तो रॉड के मास को नेग्लेक्ट कर लो। लेंथ आपको कितनी कितनी दी है, 0.1, 0.2, 0.15। ये वाली जो लेंथ है वो है 0.1, ये वाली लेंथ है 0.2, और ये वाली लेंथ है 0.15। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, 0.1, 0.2, 0.15। आपको ये 3 रॉड यहां पर दी गई हैं, ये तीनों इस वेट की वजह से इलोंगेट होगी, इनका मास नहीं दिया गया है, तो हर रॉड में जो है टेंशन क्या आएगी, सेम। अब ऐसा मत बोला सर आपने तो बताया था रॉड के खुद के, जैसे कि ये वाला जो सवाल था सर जी, इस वाले सवाल में आपने तो बताया था हमको जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेंशन बढ़ेगी, है ना, क्योंकि रॉड के खुद के वेट की वजह से टेंशन आएगी। तो वो तब है जब रॉड का वेट आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहां इस सवाल में आपको क्या लेके चलना है, इन तीनों रॉड्स को मासलेस मान के चलना है। तो यहां अब आपको ये बताना है कि फाइंड आउट द शिफ्ट इन पॉइंट बी एंड डी। ये बी, ये सी और ये डी, ये कितना कितना नीचे आएगा। ऑप्शंस आपके सामने है ही, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो पॉज करें और इसको सॉल्व करें। तो भाई मैं सीधे सीधे जो बात कर लूं वो ये है, मेरे को लगता है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो 10 kg की वजह से जो टेंशन क्रिएट होगी यहां पर वो आ जाएगी 100 न्यूटन, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो अपना इलोंगेट करने वाला फोर्स है वो 100 न्यूटन है, और वो दोनों तरफ से लग रहा है, इधर भी 100 लगेगा, इधर भी 100 लगेगा, और हर रॉड को यही फोर्स महसूस होगा।
अब ऐसा मत बोला सर ये एक ही तरफ से लग रहा है, मेरे भाई ये पूरा इक्विलिब्रियम में है ना, छत से भी तो रिएक्शन इसको कितना मिल रहा होगा, 100 ही मिल रहा होगा, क्योंकि ये पूरी रॉड नीचे जा नहीं रही, तो नीचे से 100 तो ऊपर से भी 100। तो ये केस कौन सा है, जब दोनों तरफ से 100 लग रहा है। पहले वाले रॉड में जो इलोंगेशन आएगा वो आएगा T L1 बाय AY1। अब टेंशन आपके पास कितनी है 100, L1 आपके पास है 0.1, एरिया आपके पास है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 दिया हुआ है, हाँ 10 की पावर -7, और यंग्स मॉडुलस जो है वो दिया गया है 2.5 × 10 की पावर 10। यहां से आप क्या कर सकते हो, डेल्टा एल बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो ये आया अपने पास 10 की पावर -7 और 10 की पावर 10, ये आ जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, सब कट जाएगा इधर से, सब मामला कट गया यहां से। कैसे भाई, अगर तुम देखोगे तो ये लिखा हुआ एक तरीके से 10 की पावर 8, और इसको अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो ये 10 की पावर -8 है, और ये 10 की पावर 8 है, कट जाएगा मतलब सॉल्व करने के बाद, तो ये 1/25 आ जाएगा, 1/25। क्लियर है ये बात? या आप ये भी बोल सकते हो कि 0.04, यहां पर आपका जो है ये रिजल्ट इधर से आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या निकाल लो, डेल्टा L2 निकाल लो। डेल्टा L2 की जब मैं बात करूंगा तो वही अपना टेंशन तो 100, L2 इसकी लेंथ अपने को दी हुई है 0.2, क्या आ जा रहा है 0.7, और ये अपने पास है कितना यंग्स मॉडुलस 4 × 10 की पावर 10। तो वापस से ये मामला, ये 4 × है, हाँ देखो ये इससे कटेगा यहां से, और यहां अपने पास है 0.7, तो ये 10 की पावर 8, तो एक 10 बचेगा अपने पास, ये आ जाएगा 0.2/0.4, तो ये आ जाएगा हाफ, है ना? जितना मेरे को समझ में आ रही है बात भाई, इधर से हमने क्या कर दिया, 100 था, लेंथ थी अपनी 0.2, और 10 ये था, एरिया अपने पास इतना, और यंग्स मॉडुलस है 4 × 10 की पावर 10, 4 × 10 की पावर 10। मैं क्या कह रहा था, मैंने इसको पूछो कैसे, हाँ गड़बड़ कर दी ना, क्या हुआ, ध्यान चले गया, ठीक है भाई। इधर क्या आएगा अपने पास, ये थोड़ा गलत काट दिया है मैंने, इसको अगर इसके साथ देखोगे तो ये अपने पास क्या आएगा 0.1/25, मैंने वो 2.5 भी ले लिया, पॉइंट मैंने हटा दिया था तब जाके वो कटा है उसके साथ। भाई जब पॉइंट हटाओगे तो इधर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो 10 की पावर -8, तब जाके वो कटेगा, तो याद आएगा 0.1/25, 0.1/25, मतलब ये अपने पास आएगा 0.004। ऐसे ही अपना जो L2 आएगा, तो L2 के लिए हम कितना बोलेंगे 100 × 0.2, और फिर 10 की पावर -7, और फिर यहां से कितना आ जाएगा अपने पास 4 × 10 की पावर 10, यहां से ये निकाल लेना। ऐसे ही तुम क्या निकाल लेना, L3 निकाल लेना। अब बात समझने वाली जो है वो ये है कि अपने पास यहां जब मैं बात करूंगा तो B देखो, B कितना डिस्प्लेस होगा, B डिस्प्लेस होगा डेल्टा A1 डेल्टा L1, तो डेल्टा L1 अपना 4 mm है, तो ये दोनों आंसर तो वैसे हट गए, तो या तो ये होगा या ये होगा। फिर अगर मैं बात करूंगा C, तो C कितना डिस्प्लेस होगा, C डिस्प्लेस होगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, क्योंकि अगर ये कुछ डेल्टा L1 खुलता है तो B उतना नीचे जाता है, और ये डेल्टा L1 खुलता है डेल्टा L2 खुलता है, तो C कितना नीचे जाता है, वो जाता है डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो C का जो डिस्प्लेसमेंट है, C का डिस्प्लेसमेंट आएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, सॉल्व करके आप निकाल लेना। ऐसे D का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, तीनों खुले तो उसकी वजह से ये कुछ नीचे जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से यहां पर आंसर निकाल सकते हो। आइए बात करते हैं हम अगले सवाल की, एक बार मैं टाइम देख लूं। तो अगले सवाल में वो क्या दिया गया है, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ, रेडियाई एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर्स in the figure are A, B and C, the corresponding ratio of increase in their length would be। तो फिगर नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, है ना। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन भी हटाई दे, ऐसा कर लेते हैं। यही मैं आपसे पूछता हूं कि भाई क्या इधर रिजल्ट आएगा। तो सवाल ये है
अगर यहां पर आपके यहां पे कितने वायर दे रखे, 2 वायर दे रखे, तो रेशियो ऑफ लेंथ और यंग्स मॉडुलस आपको ये दिया हुआ है। तो एक है अपना ये स्टील वायर और एक है अपना ये ब्रास का वायर। दोनों पे हमने कितना फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया। दोनों पे फोर्स जो है वो सेम लगा रहा हूं। आपसे अभी कह रहा है, ये सवाल में दिया होना चाहिए था, ऐसा मत पूछना सर आपको वैसे पता लगा कि दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है। ये सवाल में दिया होना चाहिए था, वो जो फिगर है वो मैं बनवाना भूल गया। तो यहां पर इस तरीके से कहानी है, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। अब मैं यहां क्या कह रहा हूं, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ वुड बी। तो भाई स्टील की लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो वो आ जाएगा एफ एल ऑफ स्टील बाय एरिया ऑफ स्टील बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा किसकी, ब्रास की, यहां से क्या आ जाएगा, फोर्स तो वही लग रहा है, तो लेंथ ऑफ ब्रास रॉड, एरिया ऑफ ब्रास रॉड एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास रॉड। यहां से जो कट रहा है वो हम काट देंगे और अपने को जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है LS बाय LB। इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा ये AB और YB और AS और Y। बस एकदम आसान सवाल है। तो आपको कह रहा है कि लेंथ का जो रेशियो है वो कितना है, स्टील अपॉन ब्रास इज A, क्या आ जाएगा A। रेडियाई का जो रेशियो है वो है B, स्टील अपॉन ब्रास, ये अपने पास आ जाए कितना, 1/b²। एरिया को आप क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आएगा। तो स्टील का रेडियस अपॉन ब्रास का रेडियस इज B, क्या आ जाएगा 1/b²। और यंग्स मॉडुलस का जो रेशियो है वो आ जाएगा अपने पास 1/c। यहां से आंसर आएगा A। दिस विल बी द रेशियो ऑफ elongations in both the wires। खत्म, एकदम सिंपल सा सवाल है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आपसे पूछा गया है कि एक और सवाल देखते हैं हम। क्या ऐसा करते हैं यार, आज के सेशन को है ना हम इतना ही रखते हैं, आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्या आज थोड़ा सा है ना फोकस भी कैमरे का हिला हुआ है, तो पता नहीं तुम लोगों का क्या रेस्पॉन्स रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो बाकी जो है हम देखते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आज की ये छोटी सी क्लास रहेगी, बाकी अगली क्लास में हम इसको जो है करेंगे कंप्लीट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ओके, सो बाय गाइस।